बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस, महापंचायत का। सेटिंग गेटिंग का खेल। जी हां, ये खेल ही कुछ ऐसा है, इसमें यह पहचानना मुश्किल है कि कौन असली है और कौन नकली। करोड़ों का पशुधन घोटाला हुआ, 2 IPS पर कार्रवाई हुई। हाल ही में दुर्गेश यादव के घर से जो कागजात मिले वो भी सवालों के घेरे में हैं। और कानपुर वाले विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की गाड़ी पर सचिवालय वाला पास क्या कहता है। इन सब बातों का कनेक्शन वहां से है जहां से पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं बनती हैं, काम होता है। और उसी सचिवालय में हो रहे कारनामे क्या छिपे हुए हैं या फिर सब मिले हुए हैं। चर्चा आज इसी पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। तो ये जालसाज हर सरकारी भर्ती पर अपना दखल रखते हैं, ठेकों पर दशकों से इनकी पकड़ है और ये सब नकली होते हैं, इनके फरमान भी नकली होते हैं, लेकिन ये नुकसान प्रदेश का असल में करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन ठगी के कलाकारों पर असली वालों की भी कृपा रहती है, क्योंकि यह काम इतना भी आसान नहीं है जितना हमको लग रहा है। इसी पर आज चर्चा होगी। अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उमेश कुमार मित्तल XIAS, राजेश राय XIPS, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार, अमिताभ जी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। क्या धांधलीबाजी करना इतना आसान है? क्या जनता के पैसे को लूटना इतना आसान है? और सवाल क्यों आज सचिवालय में बैठे उन तमाम जिम्मेदारों पर उठ रहे हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से है? देखिए, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मसला केवल सचिवालय तक सीमित नहीं जी। मंत्रियों के आवास, मंत्रियों के कार्यालय, सचिवालय, कलेक्टर और कप्तान की कोठियां, उनके दफ्तर, ये सब सॉफ्ट टारगेट है। और ये बीमारी आज की भी नहीं, 3 दशक से ये रोना तो पीटना मैं ही देख रहा। को बड़ छोट कहता अपराधु, कौन ज्यादा बड़ा घोटालेबाज कौन छोटा, ये कहने में संकोच होता है। सबका बायोडेटा उतना ही लंबा। राजप्रासादों में जहां ये मंत्री अधिकारी बड़े लोग रहते हैं, इनमें अगर बिना सिक्योरिटी के हस्तक्षेप के आपका आना जाना भी है तो भी 2-4-5 लाख रुपए आप उठा लोगे सड़क से, इतना ही दिखा के कि अमिताभ अग्निहोत्री आए तो चेकिंग हुई और भैया गए तो सीधे अंदर गए और सिपाही सलूट भी मारा। तो आदमी कहेगा भैया के पहुंच है, इनको 5 लाख 10 लाख दे दो, ये काम करा देंगे। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, कोई गुप्त बात तो उजागर नहीं कर रहा। अभिषेक मिश्रा के घर में बिना रोक टोक के आदमी चला जाए, या मित्तल साहब जब पद पे थे तब मान लो चला जाए, तो 1-2 लाख तो निछावर में मिल जाते। बोलो भैया खास है। और उत्तर प्रदेश में अधिकारी ज्यादा फर्टाइल है, प्रत्युत्पन्नमती है, ज्यादा योग्य है। प्रमोद जी बैठे हम लोगों के वरिष्ठ हैं, वो ज्यादा बताएंगे, लेकिन यहां के अधिकारी ज्यादा उर्वर हैं, उनका मस्तिष्क। तो उनने कहा ये दाएं बाएं काहे को करो, सीधे सचिवालय में आओ, चौड़े में कुर्सी बैठ के धंधा करो, कुर्सी बैठ के। हम थोड़ी देर कैंटीन में चले जाएंगे, बाथरूम में चले जाएंगे, क्या जी। और जो मेरा नाम है सो तुम अपना बता देना, बाहर नेम प्लेट भी लगी है, क्या। अब जो ठग है उसने बता दिया उमेश कुमार मित्तल मेरा नाम है, ठीक। अब आया मित्तल साहब के दफ्तर में, देखा तो उमेश कुमार मित्तल ही लिखा बाहर पीतल के अक्षर से। 15 मिनट में उसने लेन देन करके निपटा दिया। फिर मित्तल साहब आगे अपने चार्ज ले लिए। उत्तर में तो खेल हो गया। और उत्तर प्रदेश का सचिवालय ऐसे असंख्य प्रकरणों से भरा पड़ा है, असंख्य प्रकरणों से। मंत्रियों के निजी सचिवों ने खेल शुरू कर दिया था। मंत्री जी वॉशरूम जाए उतनी देर में तो वो 1 डील निपटा देते थे। खट से किसी को बैठाला, 5 मिनट में पेमेंट और 6 मिनट में आदमी बाहर। मंत्री जी जब तक आए निवृत्त होके तब तक खेल हो गया। मंत्री संलिप्त ना भी हो तो भी इतना तो हो ही जाता है। अब बड़ी ड्यूढ़ी देख के भाई कौन प्रभावित नहीं होगा। और ये ठगी का माया जाल कितना बड़ा है, इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं बस। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री हुए तो मेरा उनके यहां आना जाना था।
तो 3 साउथ एवेन्यू लेन। तो ऐसा ही एक प्रत्युत्पन्न मती आदमी आता जाता था, तो उसको एसपीजी बेसपीजी ने, चंद्रशेखर जी थोड़ा उदारवादी भी थे, वो ज्यादा एसपीजी बेसपीजी को मतलब पंख फैलाने भी नहीं देते थे। वो कहते थे ना, सब घर के लड़के आने दो। उन्होंने अपने घर के बगल में चलने वाली पान की दुकान तो बंद नहीं करने दी एसपीजी को। कॉफी कैफे, एक कैफेटेरिया था, वो बंद नहीं करने दिया, मद्रास कैफे नाम से। वो इतने उदार व्यक्ति थे। तो चंद्रशेखर जी के यहां से वो बाहर पान की दुकान पर खड़े खड़े अंदर आने जाने का झापा दिखा के भौकाल, उस जमाने में, सस्ते जमाने में 40-1 लाख रुपए ले उड़ा किसी के। फिर वो ढूंढा ढकोरी हुई, पूछा ताची हुई, फिर वो बात एच एन शर्मा तक पहुंची, और फिर ढूंढा, सब हुआ, सब पता लगा जी। तो पता लगा कि जी ये तो अपना वो रहा, फलाना फलनवा, वो ही ले गया होगा, आइडेंटिफाई हो गया। तो फिर बाद में चंद्रशेखर जी चूंकि उदार मना व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अब ठीक है, अब क्या करें साले, अब ये तो बच्चे भी नहीं मानते हैं। उनके यहाँ तो पूरी महादेव की सेना थी। तो ये हुआ कि भाई ठीक है, जो है एग्रीड पार्टी है, उससे उनके स्टाफ ने बातचीत करके कहा इसको सेटल डाउन करो, आगे पीछे कुछ आपका भी भला करेंगे। लेकिन वो एसपीजी के प्रोटेक्शन को पार करके सहज रूप से आ जा सकता है कभी भी, इस बात पर निछावर ले गया क्या जी। और विधानसभा के भीतर प्रवेश, सचिवालय में प्रवेश, क्या बाहरी व्यक्ति को अंदर के किसी संभ्रांत व्यक्ति के संरक्षण के बिना संभव है? नहीं। अमिताभ अग्निहोत्री जाएंगे तो गाड़ी के टायर तक में वो शीशा लगी वो डंडी घुसा दोगे क्या? बोले बड़ा खतरा है, चेकिंग होगी, आप उतर जाइए, है? और जय वाजपेयी अंदर चले जाएंगे, है? ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है स्थिति। उत्तर प्रदेश के एक बड़े कारीगर वो थे, कारोबारी, वो जिस समय की घटना मैं बता रहा हूं, तब तक उनको 10 साल ही हुए थे कारोबार करते हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने जीवन काल में 40-50 हजार करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। उनके जीवन में बहुत समय नहीं रहा। तो जब अभिषेक बाबू की सरकार बनी तो वो प्रवेश पा गए मुख्यमंत्री निवास में अर्ली मॉर्निंग। नेताजी को पता लगा, वो भी तब वहीं रहते थे, तो उन्होंने सवाल उठाया किसने इसको एंट्री दी, किसने बुलाया? तो जांच पड़ताल हुई तो पता लगा कि इनकी एंट्री पर कोई रोक ही नहीं है। सिपाही से लेके एनएसजी तक सब मगन है इनसे। इनको देख लेती तो खुश हो जाती, कहती चलो भाई, भैया आए है। जैसे हम लोग बचपन में मामा के आने खुश हो जाते थे। यहां से मामला गड़बड़ाता है। ये जो समस्या है, यहां से गरीब आदमी लुट जाता है, यहां से कमजोर आदमी ठगा जाता है। आज मैं बहस इस पर नहीं करने आया कि ठग कितने मक्कार हैं, इस पर बहस करने नहीं आया, ये भी क्लियर कर दूं। मैं बहस इस पे करने आया कि ठगों के ऊपर, ठग तो नकली वाले हैं, लेकिन असली वालों का हाथ क्यों? एक भी सरकारी सिस्टम में ठगी का प्रकरण बता दीजिए जिसमें किसी सरकारी अधिकारी या राजनेता की संलिप्तता के बिना वो ठगी संभव हो जाए। मैं सबसे पहले प्रमोद जी के पास चलूंगा। उनका लखनऊ में बड़ा विशद अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है। प्रमोद जी बताइए, ये जितने बड़े राजप्रासाद हैं, क्या इनमें आने जाने भर से ही चढ़ावा नहीं मिलने लगता है बाजार में? अमिताभ जी, आप बिल्कुल अक्षरशः 100% ये सारे तस्वीर जो आपने रखी है बिल्कुल यही है। और मेरा ये मानना है जी। और मैं इस बात पे आपकी बात की मैं पुष्टि करते हुए आगे इस चीज़ को बढ़ाऊंगा। मैं समझता हूं कि इसमें निश्चित रूप से जो ठग हैं उनकी कोई भूमिका नहीं है। ये चाहे वो राजनेता हों और चाहे अधिकारी हों, और एक दो नहीं,
मतलब ऐसे दसियों, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जो पर्दे के पीछे ये सफ़ेद पोश जो हैं, ये उनको, उन ठगों को संरक्षण देते हैं, प्रश्रय देते हैं और उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें होती हैं। आप उठा के उत्तर प्रदेश, और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार इस देश के दो ऐसे राज्य हैं कि जहाँ का पूरा ठगी का जो फल बिछी हुई है, उस फल को तोड़ना पिछले 30-35 वर्षों से ज़्यादा से, तो मैं पत्रकारिता में हूँ, जो भी मुख्यमंत्री आता है और जो भी आता है वो सबसे पहले यही क्लेम करता है कि भ्रष्टाचार को, कल्याण सिंह जी भी आए थे, उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि भ्रष्टाचार जड़ से मिटा दूंगा। लेकिन उनके समय के भी एक नहीं कई ऐसे घटनाक्रम जो मंत्रियों से भी जुड़े थे। और ये छोड़ दीजिए, अभी आप मंत्री जो भ्रष्टाचार इस शासनकाल में रही हैं, भ्रष्टाचार रक्त बीज है। और उसमें जो अमिताभ जी जो आप कह रहे हैं, इसमें बिल्कुल उन ठगों का कोई दोष नहीं है। वो ठग जो हैं वो तो निर्दोष है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़े इस देश के जो गुण हैं वो ये जो नेता हैं और जो ये प्रशासनिक, चाहे वो पुलिस में हो चाहे प्रशासन में हो, ये पूरी तरीके से इसके दीमक हैं इस तंत्र के। इस तंत्र को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट पूरी तरीके से कर दिया हो। अभी जो आपने ये बात कही कि विकास दुबे का जो वाजपेयी था, मैं आपको, जब मुझे इस पर उस समय जब आप कह रहे थे तो मुझे वो प्रसंग याद आ रहा था कि वो अभी नहीं, इससे पहले की सरकार में मैंने अपना कार्ड भेजा एक अधिकारी के यहाँ, और वो वहाँ मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन है, क्या है, वाजपेयी जी हैं। वो अंदर बैठे हुए थे, वो करीब घंटे भर बैठे रहे और हड़के। हमने कहा कि अब हम जा रहे हैं। जब उन्होंने दोबारा ये बात कही तब अधिकारी ने मुझे बुलाया, और जब बाहर निकल गया तो मेरी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, तो पता लगा कि ये कानपुर के वो विकास जी हैं। तो आप ये देखिए, वो अधिकारी, ये जो आपकी बात की मैं इसमें पुष्टि कर रहा हूँ कि वो अधिकारी, मतलब वो क्या उनके प्रमुख सचिव थे, जो सचिव थे उनके वो प्रमुख सचिव थे कि चीफ सेक्रेटरी थे या उनके मंत्री थे, लेकिन उनको वो घंटा भर दे देंगे और हमको। ठीक बात के प्रमोद दादा, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एजेंसी में मैं अशोक पांडे जी के पास चलूंगा। प्रमोद जी बिल्कुल ठीक बात, और अशोक पांडे जी के पास चलूंगा। दो उदाहरण रख के, ताकि उनको उत्तर देने का एक वो रहे कि भाई इस दायरे में ये सवाल है। पहला तो ये, सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, एनेक्सी में बैठते थे मुख्यमंत्री, तब लोक भवन में नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश के एक सबसे करामाती और भ्रष्टतम और संपन्नतम इंजीनियर पंचम तल पे पहुंच गए और नीचे उतर के बाइट भी दे दी कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलना हुआ, देश प्रदेश की स्थिति पर चर्चा हुई, विकास के तमाम आयामों पर गंभीर बातचीत हुई। क्या मिले नहीं थे? उसमें 2 अधिकारी सस्पेंड हो गए शाम को, जिनने पास बनवाया था, अशोक पांडे जी एक। दूसरा, ये पशुधन वाला जो हो रहा था, इसमें जितने ये थे जालबट्टे वाले, ये तो सचिवालय में अपनी नेम प्लेट लगा कमरे में बैठते थे, बोले आओ भाई किसको ठेका पट्टी चाहिए, खुल्ला गेल फरुक्काबादी, कोई छायावादी मामला नहीं, सीधा बनारसी स्टाइल, छाती ठोक के। फिर कैसे मान ले कि यही नटवर लाल सब जिम्मेदार है? जो अंदर वाले हैं वो तो नटवर लाल के भी बाप है। फिर पांडे जी बिल्कुल भाई साहब, मूल बात है, सबसे बड़ी बात है, आपने सवाल खड़ा किया, आपको बधाई देना है, क्योंकि ईमानदारी की बात है। अभी आपने देखा पशुधन में एक पता लगा कि अलग से विभाग चला रहे थे और सही के 2 डीआईजी, एक तो मित्र सेन यादव जी जो सांसद रहे, उनके बेटे इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे याद है विश्वनाथ प्रताप जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एक आदमी उनका भतीजा बन के लोगों को ठगता था। लोगों ने मेरा भी परिचय कराया, मैं भी उससे प्रभावित हुआ। बाद में विश्वनाथ बाबू को जो पता चला तो उन्होंने विधानसभा में कहा कि मेरा कोई भतीजा नहीं है, तब तक लाखों रुपया लेकर चंपत हो गया। मेरा ये मानना है निश्चित तौर पे ये ठग एक विद्या है और इसके जो विद्यार्थी हैं वो कहीं न कहीं हर जगह जुगाड़ बना लेते हैं। ये अलग बात है कि अब एक खुलासा हो रहा है, ये अच्छी बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक बाबू के पास आऊंगा, उससे पहले एक बात कहूं
पांडे जी के पास चला तो मुझे बनारस आ गया मेरे जहन में। इनको अगर मैं भूत प्रेत जिन्न, तो भी भूत प्रेत और जिन्न तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कोई सिद्ध तांत्रिक उनका आवाहन नहीं करे। तो जो सिस्टम में मंत्री संतरी चपरासी बाबू अधिकारी बैठे हैं, ये सिद्ध तांत्रिक है और ये ठग हैं जिन्न। अभिषेक जी गलत तो नहीं करा भाई? आप तो मंत्री रहे हो महाराज जी। अमिताभ जी, आज आपने जो चर्चा उठाई है एक बहुत ही स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन पे चर्चा है, और अभी तक जो चर्चा चल रही है मुझे कहते अच्छा लग रहा है कि ये अभी इसने राजनीतिक रूप शायद नहीं लिया राजनीति नहीं, किसी पे हम लोग एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम इनके नहीं गिना रहे, कोई हमारे नहीं गिना रहा। आपने जो व्यवस्था पे सवाल उठाया है, इस व्यवस्था को मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार इस व्यवस्था पर उठता रहा है। अभी बहुत सीनियर लोगों ने आपके प्लेटफॉर्म पे कहा, आपका स्वयं का अनुभव बहुत लंबा है, उन लोगों ने 30-35 साल के अनुभव की बात कही, तो उस 30-35 साल में सब आ जाते हैं। और मुझको लगता है कि हम लोगों को कोई ना कोई आज इस चर्चा को इस दिशा में ले जाना चाहिए कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर ये व्यवस्था दीमक की तरह, कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये खा चुकी है देश को, मैं ये मानना चाहता हूं कि शायद अभी खा रही है, थोड़ी बहुत गुंजाइश बची है। कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फाइनेंशियल इंटीग्रिटी वाले लोग भी अभी भी हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे आईएएस में हो, चाहे पत्रकारिता में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे हमारे समाज में बाकी बिजनेस में और उसमें लोग हो। अगर थोड़ी बहुत भी बची है तो कैसे उन थोड़े बहुत लोगों को बढ़ा देना है, कैसे उन थोड़े बहुत लोगों के हाथ में जिम्मेदारी बढ़ानी है और बाकियों को कम करना है। मुझे लगता है आज इस चर्चा को आप इस दिशा में ले जाएंगे तो और इस देश का और हम सबका लाभ होगा। इस पैनल पे जो आज अभी तक की चर्चा हुई, मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, एक डायरेक्शन में है। और इंस्टेंसेस अभी जो आपने गिनाए, मुझे दुख है ऐसी बातें सामने आई, चाहे भले इनकी सरकार में हो। मैं अटैक कर सकता हूं आज इस समय, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपकी चर्चा का शायद रुख कहीं और है, तो मैं उदाहरण को ना पकड़ करके उसके मूल भावना को, जो रीढ़ की हड्डी जिस बहुत अच्छी बात कही है, उसको पकड़ रहा हूं। और ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अच्छाई को, सच्चाई को हमको बढ़ाना चाहिए, और उन लोगों को मजबूत करना चाहिए जो अच्छे हैं, परिवेश से आते हैं, उस दृश्य से आते हैं और जिस दृश्य को बदलना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात कह। दुष्टों का दलन जितना अपरिहार्य है उतना ही अपरिहार्य है कि जो अच्छे लोग हैं उनको सम्मानित करिए, मजबूत करिए, ताकि दुष्ट एलिमिनेट हो। मैं मित्तल साहब के पास आऊंगा और वो सवाल मित्तल भाई और राजेश राय से दोनों से साझा है। अभी पहले मित्तल साहब के पास, फिर राजेश भाई के पास। मैंने ऐसे ऐसे अफसर देखे आईएएस और आईपीएस जो फ्रेंचाइजी मास्टर होते हैं। ये शब्द हो सकता है नया हो, टर्म हमारे और प्रमोद जी के लिए नया नहीं, बाकी के लिए हो सकता है नया हो। फ्रेंचाइजी मास्टर कि भाई आईजी बन के आए, कलेक्टर बन के आए, कमिश्नर बन के आए, डीआईजी बन के आए, सूडा रूडा के किसी के चेयरमैन होके आए, प्राधिकरण में कहीं लग गए चेयरमैन, सीईओ, तो वो लोकल किसी एक नटवर लाल को फ्रेंचाइजी दे देते हैं घोषित। क्या 3 दिन में पूरा उनका महकमा जान जाता है कि भैया फलनवास मिलो, वही काम कराएगा। मित्तल साहब, ये फ्रेंचाइजी सिस्टम आप जानते हैं, इससे रूबरू हुए कि नहीं? फ्रेंचाइजी सिस्टम जी, जो बात आपने कही, नहीं आप खंडन करोगे तो मैं उदाहरण दे दूंगा नाम समेत। मैं तो बड़ा बीहड़ किस्म का आदमी हूं। देखिए, इसमें खंडन समर्थन जैसी कोई बात नहीं है जी। वास्तविकता ये है कि जो भी इस तरह के, जरा आवाज कुछ गूंज रही है, इसको जी जी आ रही, अच्छी आवाज आ रही है भैया मित्तल साहब जी। ठीक ठीक ठीक। दिक्कत क्या होती है असल में, जो ये ठग हैं, सो कॉल्ड ठग, ये ऐसे आदमी को, चाहे वो अधिकारी हो चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, ऐसे आदमी को तलाशते हैं जहां वो कहीं कमजोर है। ना तो हर राजनेता, ना हर अधिकारी। ये हमने नहीं कहा महाराज, उमेश जी, ये मैंने कहा ही नहीं, लेकिन अगर 10% भी ऐसे है तो वो पूरे सिस्टम को गर्त में डुबोने के लिए पर्याप्त है। एक मछली बहुत होती है महाराज पूरे तालाब को गंदा करने के लिए। मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो इस तरह के लोगों को तलाश के और इस तरह के काम करते हैं जिनकी संख्या, जब हमने नौकरी शुरू की थी तब इनकी संख्या गिनती में शायद 1% भी नहीं थी, और धीरे धीरे बाद में देखा कि ये इस तरह की व्यवस्थाएं, कुव्यवस्थाएं, ये बढ़ने लगी। और निश्चित रूप से ऐसा काम वही होता है जहां कमजोरी, चाहे वो किसी की भी हो, ये सामने आती है।
अगर आप मजबूत हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तब वो दिक्कत सामने नहीं ये आती बड़ा है, स्थिति साफ रहती है। उमेश भाई रुकेंगे, राजेश राय के पास चलेंगे। थोड़ा बड़ा ज्यादा सैद्धांतिक उत्तर हो गया है ना। हालात इससे ज्यादा खराब है, मरीज को कोरोना हो गया है और सांस लेने में दिक्कत है। अब गिलोय पीने से काम नहीं चलेगा, ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, हालात वो है। मैं एक उदाहरण देके आता हूं राजेश राय के पास। उत्तर प्रदेश के एक बड़े प्राधिकरण के एक अधिकारी थे, पुराने दौर की बात बता रहा हूं। उन्होंने फ्रेंचाइजी दे दी, पार्किंग का ठेका था जिस लड़के के पास, उसको। अभिषेक बाबू सुनिएगा, अभिषेक मिश्रा, 99 काम ईमानदारी से हुए, मिठाई जितनी बताई उतनी पहुंच गई, एक बर्फी का टुकड़ा कभी दाएं बाएं नहीं किया। जब बड़ी मिठाई एक बार आई, अब उसका खुलासा नहीं करूंगा कहां से आई, क्योंकि वो भी देश के एक बहुत नामी गिरामी व्यक्ति हैं। जब वो जमीन लेने आए तो उसमें मिठाई ज्यादा थी। बस वो शाम को घर जाते थे, जाता था लड़का वहां पार्किंग वाला, उस दिन नहीं गया, वो गायब हो गया। लेकिन ये कम्युनिकेट कर दिया था ऑफिस में ही कि मिठाई आ गई है, तो वो चिट्ठी ले गए जो उद्योगपति थे। अब तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे, चिट्ठी भी दे दी, पैसा भी गया। वो जो पार्किंग वाले सज्जन थे, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ठीक ठाक चेहरा है इस वक्त, ठीक ठाक चेहरा है। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, सदनों में भी रहे हैं, माननीय भी हैं, बाहुबली भी हैं। राजेश राय जी, सरकार को पता हो या ना हो, लोग कहते सरकार के हाथ बड़े लंबे होते, हम कहते सरकार के कान बहुत छोटे होते हैं। हाथ भले लंबे हो, पान वाले से पूछ लो, छोले वाले से पूछ लो, बेल का शरबत बेचने वाले से पूछ लो कि भाई कप्तान साहब का आदमी कौन है जिले में, आईजी का कौन काम देख रहा है। सीधा सवाल कर लो, सीधा उत्तर मिल जाएगा, फोन नंबर भी मिल जाएगा। क्या ऐसी स्थिति आपने देखी? उनके चलते भी ये नेटवर्क लाल गैंग फलता फूलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो गैंग्स फलते हैं, ये फलते फूलते हैं, बिल्कुल उसके पीछे खाद पानी अच्छी होती है कहीं पीछे से जी, और बिना उस खाद पानी के ये नहीं फलते हैं। और मैंने तो लोगों को, ऐसे अफसरों को देखा है, सुना है, ऐसे लोगों के बारे में सुना है। बहुत से लोग हैं जो, जैसे आप कहते हैं ना कि बात कहते हैं कि साहब लोग दाल में नमक बराबर खा लेते थे, किसी को पता नहीं लगता था, लेकिन लोगों ने दाल खाना बंद कर दिया, सीधे नमक खा रहे हैं। अरे नमक के पानी में घोल घोल पी रहे हैं। हाँ। नमक बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत से लोग तो अगर कहीं किसी जगह पे गए, किसी इंपॉर्टेंट जगह पे, तो उन्हें अपनी रेपुटेशन ये बनाने में कि कहां से मिलेगा, कहां से सेटिंग होगी, थोड़ा टाइम लगता है। आजकल तो परंपरा ये हो गई कि जाने के बाद सबसे पहले वो इस बात को खोलते हैं, मतलब दुकान खुल जाती है इमीडिएट, कि ऐसा ना हो कि महीना भर लग जाए, महीने भर का नुकसान हो। हाँ। जो आप फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं वो इमीडिएट होती है कि जाते ही पहले महीने में ये बात पता लग जानी चाहिए सबको कि दुकान यहां पर खुली है और यहां के माध्यम से जो है हमारा लेना देना होगा जी। अब तो नौबत वहां तक आ गई है जी। और जो देखिए ठग है, ठग तो चोरी करेगा, ठग तो बेईमानी करेगा, लेकिन इस ठग से जो एक बड़ी कैटेगरी है पार्किंग वाले की, पार्किंग लॉट वाले की, जो दलाल है, जो दलाल है वो जो लोग करने वाले हैं उनका वही खास आदमी है, और जो कराने वाले हैं उनका भी खास आदमी है। और वो बिना संरक्षण के, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल हो, बिना वो संरक्षण के नहीं चल सकता है। जो ठग विद्या है उसमें तो हो सकता है कि नीचे छोटे मोटों की और उसकी सबकी मिलकर के वो ठगी करता रहे और साल 2 साल 4 साल तक 10 साल तक पता न लगे, उसमें भी कहीं ना कहीं संरक्षण है। बिना संरक्षण के ये चीजें फल नहीं सकती। आप ये बताइए अग्निहोत्री जी, मैं जानता हूं, मैं आज रिटायर्ड हूं, अगर मैं सचिवालय में अपने किसी काम से मैं जाना चाहूं तो मैं समझता हूं 2 महीने में सोचूंगा कि जाऊं कि न जाऊं, पता नहीं कितनी कहां छीछा लेकर करके कैसे हमको घुसना पड़ेगा। और जो ये जुगाड़ वाले लोग हैं उनका पता नहीं कैसे, उनकी गाड़ी पे भी किसी न किसी का लगा रहता है, उनके जो गाड़ी में जितने लोग जाते हैं उनके पास भी पास रहता है, जिसके पास जाए जहां जाए वहां उनके लिए खुला खेल फरखाबादी है। जय वाजपेयी को कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी
1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर किसी भी कालिदास विक्रमादित्य कहीं पे भी उसे जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है। जो बात राजेश भाई ने कही उसको थोड़ा सा विस्तार देने का मन कर रहा है जी। पुरानी कहानी तो फिर क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्रीपति मिश्रा वहां तक जाने की जरूरत नहीं। इस जय वाजपेयी को देख लो। अशोक जी, अभिषेक जी, आप दो लोग राजनीतिक लोग हो, देख लीजिए कोई नहीं छूटा जिसके साथ उसकी फोटो नहीं है। हमने शर्मा सुरमी चलाई ना हो वो अलग बात है, और जिनको शक हो मुझे कहिए, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। फिर शुचिता की बात भी करोगे, फिर झंडा भी फहराओगे, और ये भी कहोगे कि हम दिन चार रहे ना रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। मां का वैभव जय वाजपेयी अमर करेंगे। बाबर्दी कप्तान और डीआईजी के गले में हाथ डाल के खड़ा लड़का जो आधा किलो सोना पहने हैं। अभी आम आदमी को मिलना हो, किसी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर को भी मिलना हो आईजी कप्तान से, तो 6 दिन लगा देंगे। मीटिंग में है साहब, और जय वाजपेयी का टेलीफोन आ जाए तो कहें हम गेट पे आ रहे। क्या मीठा है उनमें? ये नहीं चलेगा ना। एक धनाढ़ जिले के कप्तान आए, मुझे किस्सा पता लगा, जिला और नाम नहीं बताऊंगा, बड़ा फिर नाराजगी हो जाती भाई। उन्होंने आते एक फ्रेंचाइजी मैन ढूंढ लिया। वो चार्ज लिए थे, जो बात राजेश राय कह रहे थे, दिवाली में 15 दिन बचे थे। पाणी जी सुन लीजिए, बड़ा रोचक किस्सा। उन्होंने उससे कहा कि भाई यहां कितने लोग हैं जो दिवाली मिलने आते हैं? तो बहुत धनाढ़ जिला है, तो उन्होंने कहा कि साहब 700-800 आदमी तो आते ही, मतलब जिनका मतलब है आने का। अब अमिताभ अग्निहोत्री का आने क्या मतलब बताइए? आएंगे तो चाय और पिलानी पड़ेगी, लेके भी नहीं आएंगे कुछ, मतलब लेके आने वाले। तो उन्होंने कहा मैं दूसरे किस्म का कप्तान हूं, सबको बता दो तुम अनऑफिशियली। अभिषेक जी सुन लीजिएगा, दृश्यमान कोई भी गिफ्ट लेके आदमी मेरे प्रेमिसेस में एंट्री नहीं लेगा। बोला साहब दृश्यमान मतलब? बोले दूर से दिखती हो, ये टीवी सेट, दीवार, घड़ी, फल की टोकरी, मिठाई की डब्बा, नो, नॉट अलाउड। बोले फिर? बोले जो जेब में आ जाए। बताया कि 1 किलो की बट्टी, 1 किलो का जो वो है बार है सोने का सिक्का, उसका सिगरेट के पैकेट से छोटा साइज है। नमस्ते करे और सट से सरका दे। आज के हिसाब से उसका 55 लाख रेट हो गया। नहीं तो हीरा है सदा के लिए क्या? बोले पता लगा जी 2 तरबूज टोकरी में रख के ले आया, टोकरी दिख रही 3 मील से। ऐसे ऐसे विद्वान इस देश में हैं। अशोक जी, एक बड़ा मौजू शेर है, तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा। रहजनों से हमको गिला नहीं, नटवर लालों से मुझको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। कप्तान से लेके मंत्री तक के घर में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से लेके और राज्य के सचिवालय तक लोग ऑफिशियल चेयर पर बैठ के ठगी कर ले जाए, और फिर अमिताभ अग्निहोत्री से कहो कि चुप रहो। सारा दोष ठगों के ऊपर डाल के शांत हो जाए। अशोक जी, उतना खतरा नहीं है जितना सज्जनों की निष्क्रियता से है। आपने जिस तरह से निष्क्रियता छोड़ी है, जिस तरह का सवाल आप उठा रहे हैं, निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं। आपको बता दें, ठग तो एक विद्या है। बिहार ने एक तरफ तो राजेंद्र बाबू दिया, तो दूसरी तरफ ठगी के महानायक नटवर लाल भी दिया। हाँ। इस तरह के लोग हर समाज में हैं। निश्चित तौर पे इसको उजागर होना चाहिए। इस तरह के लोग जहां भी हो, जिस जगह पे हो, निश्चित तौर पे उनको उजागर होना चाहिए। क्योंकि भारत माता यूपी का पैसा, आपने को भारत माता अगर है तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत माता के पैसे को किस तरह हम अवैध लोगों के हाथ में नहीं जाने दें। जी प्रमोद जी, हमारे आपके घर को
कोई कैसे इस्तेमाल कर ले जाएगा बिना हमारे परिवार के किसी सदस्य की संलिप्तता के। लाख टके का सवाल यह है, यही नियम अधिकारी और मंत्रियों पर लागू है इस वक्त। देखिए अमिताभ जी, देखिए दो चीजें हैं जी। एक, और मैं उदाहरण के साथ आपको दे रहा हूं, अभी बीसी बनने के लिए एक प्राधिकरण के उसके लिए 1 करोड़ रुपए का मामला आया था और उसमें उस अधिकारी को पनिश भी किया गया। जी। सवाल ये है कि जब कहीं भी किसी बेहतर पोस्टिंग के लिए जब करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, लाखों रुपए दिए जाएंगे, तब फिर आप उस अधिकारी से क्या अपेक्षा करते हैं? एक बात। दूसरी बात, आप उठा के जो नियुक्तियों की बात कर रहे हैं उसमें जब पीसीएस जो है वो अधिकारी 1 करोड़ रुपया 50 लाख रुपया दे के आएगा, अपनी जमीन बेच के वो पीसीएस अधिकारी बनेगा जी, तो क्या आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो आके जनता को न्याय देगा? सबसे बड़ी सवाल ये है कि दिक्कत ये है कि आज पोस्टिंग चाहे वो आईपीएस की हो चाहे आईएएस की हो, मैं सारे लोगों की नहीं कह रहा हूं, आपके इस पैनल में जो 2 मित्तल साहब और राय साहब बैठे, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ये दोनों लोग अप्राइड अफसर्स हैं। और मतलब स्थिति ये है कि ये लोग अपने पैसे दे के पोस्टिंग पाने वाले लोगों में नहीं हैं। ऐसे बहुत से हैं कि जो पैसे दे के पोस्टिंग में नहीं जाना चाहते, नहीं उसके लिए अपना कोई पहल करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो आज की सरकार है, चाहे आज की, मैं आज से मतलब प्रेजेंट की नहीं कह रहा हूं, जो सरकार पिछले 30-35 दशकों 3-3.5 दशकों से जो स्थिति चली आ रही है, या तो वो जातिगत आधार पर पोस्टिंग हो रही है कि वो हमारी बिरादरी का है, एक संदेश जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है कबीलाई संस्कृत का, जाति कबीलाई का एक हिस्सा बन गया है पिछले दशकों से। राजनीति और टिकट और पोस्टिंग और ये सारी चीजें उसी आधार पर होने लगी हैं। प्रमोद जी बिल्कुल ठीक कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम लोग देख ही रहे, बिल्कुल ठीक कहा जी। अभिषेक जी के पास चलूंगा। अभिषेक मिश्रा जी, कभी आप लोगों ने ये शासक वर्ग, राजनीतिक लोग शासक वर्ग में आते हैं, आज सत्ता में हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, राजा तो हो ही, कभी आप लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि बाहर किसी को खड़ा करके आपके घर में आके भले ही आपके पीए से ये पूछे कि भाई साहब हैं क्या, वो कहे नहीं है, बोले अपॉइंटमेंट लिख लो, जब कभी भी याद दिला दे रहे कहना कि भैया हम आए थे हैं, और इतना कह के चला आए बाहर, वो आपको बेच के निकल जाएगा कि भाई अभिषेक मिश्रा से बात हो गई, उन्होंने कहा भाई साहब आपने कह दिया कोई बात नहीं। क्या ये नियंत्रण राजनेता और अधिकारी क्यों नहीं रखते? जो संलिप्त नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, जो संलिप्त है उन्होंने तो फ्रेंचाइजी मॉडल अपना ही लिया है, जो गैर संलिप्त है मैं उनकी बात कह रहा हूं। आदमी की एंट्री कैसे हो जाती है? और ननकू जो है वो मंत्रियों और अधिकारियों के चौखट पर माथा रगड़ रगड़ के माथा फोड़ लेता है, उसकी मुलाकात नहीं होती है। ये कैसे हो जाता भाई, जरा बताओ, आप मंत्री रहे हो इसलिए पूछ रहा हूं। अमिताभ जी, मैं अपनी व्यक्तिगत अगर बात बताऊं तो मेरे यहां ईमानदारी से यह है कि कोई सिस्टम नहीं था किसी के मिलने का। मेरा टाइम तय था, हम लोग सुबह बैठ जाते थे, जो चाहे वो आए मिले। तो हम लोग, मुझे लगता है हमारे जैसे और कई सारे साथी होंगे जो ओपनली मिलते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, कभी पार्क में बैठ जाते हैं, कभी कॉफी शॉप में बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं कि भाई जो आए, पार्टी ऑफिस में बैठ जाते हैं, लॉन में बैठ जाते हैं, कि जिसको चाहे मिलना चाहे आए और मिले। जो फ्रेंचाइजी मॉडल वाली आपने बात कही, उनकी देखिए जहां नीयत ही खराब है उसकी तो आप चर्चा नहीं कर सकते, उस आदमी को तो आपको वीड आउट करना पड़ेगा जी। व्यवस्था को इतना मजबूत होना होगा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, और वो तब आएगा कहीं ना कहीं इसमें अमिताभ जी, वो तब आएगा जब जनता से भी वो आवाज उठेगी, लोग भी उन चीजों को क्रिटिसाइज करेंगे, कंडेम करेंगे। कोई पॉलिटिकल आदमी हो, कोई ब्यूरोक्रेसी का आदमी हो, कोई जुडिशरी का आदमी हो, कोई मीडिया का आदमी हो, कोई किसी बिजनेस का आदमी हो, अगर उस पे ये जब लोग उसका बॉयकॉट करेंगे, उसको छोड़ेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे इस नाम पे कि चोरी करता है, बदमाशी करता है, करप्ट है, तब बाकियों में भी कहीं ना कहीं वो डर पैदा होगा कि हमको इससे दूर रहना है। और एक प्रोफेशन है, हम लोग जैसे कोई आदमी, अगर आज मैं मैकिन्जी में काम कर रहा होता या मैं अहमदाबाद की नौकरी अपनी कंटिन्यू कर रहा होता, तो क्या मेरे पास कोई तरीका था कि कहीं से काम चला लूं या किसी से कुछ पैसा ले लूं? कोई भी तरीका नहीं था ना। हमको, आपको, चाहे हम पॉलिटिक्स में हो चाहे ब्यूरोक्रेसी, हमारा अपना एक चोजन रास्ता है, एक तरीका है। हमको उस रास्ते की जो कीमत है
हमने अगर रास्ता सत्ता का पकड़ा है, हमने अगर रास्ता इज्जत का पकड़ा है, हमने रास्ता एक ताकत का पकड़ा है, तो पैसे की लालच छोड़नी पड़ेगी। रविन्द्रनाथ टैगोर का था ना कि यू कैन आइदर हैव मनी और यू कैन हैव पावर, यू कांट हैव बोथ, सेड गॉड। ये ईश्वर का कहा है। तो जो उस रास्ते पे दोनों को मिलाने की आपने अच्छी बात कही, उसको वीट आउट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें रविंद्रनाथ टैगोर की बात झूठी कर दी पिछले 30-40 साल में भारत के राजनेताओं ने। गुरुदेव के मुंह पर काली की पोत दी। बिल्कुल ठीक बात। उनने कहा मैं पावर भी रखूंगा और पैसा भी रखूंगा, और जिसके पास पावर नहीं उसके पास चवन्नी नहीं। मेरे दोस्त, मैंने साइकिल पर चूहे मार दवा बेचते लोग देखे। गूगल की कहानी नहीं बता रहा हूं। वो हजारों करोड़ के आदमी हो गए, हजारों करोड़ के। लकड़ी की टाल चलाने वाले लोग हवाई चप्पल और पजामा और ऊपर कमीज, हजारों करोड़ के हो गए। उनकी कोठी पर पैसा गिना नहीं गया, बोरे में तुला। प्रमोद गोस्वामी को मालूम है, बोरे में तुला कि भाई ये सिंचाई से आए हैं। बोले हाँ क्या है? बोले रखो कांटे पे। तो उन्होंने टैली बना रखी थी अभिषेक मिश्रा, इतने के नोट, इतने किलो तो इतना। बोले कौन गिनी, मशीनें 10-10 फेल हो जाती हैं। लकड़ी की टाल चलाते थे। क्या करेंगे गुरुदेव? गंगा में बेच दी शर्म, लोकलाज। अमिताभ जी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो एक बड़ी समस्या है। उमेश कुमार मित्तल जी, वही सवाल मैं आईएएस और आईपीएस बिरादरी से पूछता हूं जो राजनेताओं से पूछ रहा था। आप मुझे ऐसा मूर्ख बता दो कोई, इतना मूर्ख तो मैं अनपढ़ भी नहीं, जो बिना शिवलिंग देखे दूध चढ़ा दे पंडित के कहने से। कोई है क्या? नहीं ना। महादेव देखेगा तो दूध चढ़ाएगा। पंडित लाख कहे, पंडित के सिर पे तो नहीं चढ़ाएगा। नटवर लाल शिवलिंग तो दिखा देते हैं ना, दूध तो तभी चढ़ता है। ऐसा पगलेट पूरे देश में ढूंढ लाओ दुनिया में जो बिना शिवलिंग देखे दूध चढ़ा चला गया हो। बताओ, कितना भी काबिल जगलर पंडित हो। आचार्य श्रीकांत बाबा विश्वनाथ के प्रमुख अर्चक हैं। उनके कहने से तो मैं कहीं दूध नहीं चढ़ा दूंगा ना। मैं कहूंगा महाराज ले तो चलो बाबा के सामने, ले जाना तो पड़ेगा। और उसमें बाबा की भी रजामंदी होगी, तभी मैं जा पाऊंगा। सो ही जाने जय देव जनाई, और जाना तो तुम ही हुई जाई। मानस मित्तल साहब, कभी आप लोगों ने चिंतन नहीं किया कि आप लोग बहुत साइलेंटली बिक जाते हो और दूर भी रहते हो, बिक भी जाते हो? क्या देखिए, ऐसा है कि आपको चीजों को प्रत्येक दिशा में समझना पड़ेगा। जैसे अपनी एक बात कही कि साहब फ्रेंचाइजी दे दी जाती है, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है जी। और ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी आपको बेचने वाला है। मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, बड़ाई की बात नहीं है। एक जनपद में हम चूंकि अपने कमरे में जब बैठते थे तो हम पर्दा भी हटा के बैठते थे कि भाई कोई भी आ जाए चला जाए। फिर भी एक पत्रकार बंधु ने कहा कि साहब सब लोग आपसे मिल नहीं पाते हैं। मैंने कहा कि भाई पर्दा तो हटा रहता है, किसी को रोक टोक भी नहीं है। फिर भी चूंकि मेरे मन में एक ये बात जगी कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, अगर हो रहा है तो अगले दिन से मैंने, जब तक ये विषय नहीं था कि साहब आप शुरू में 1 घंटा या 2 घंटा अपने कार्यालय में बैठेंगे सुबह को, केवल आधा घंटा पहले मैंने कार्यालय जाना शुरू किया। और कार्यालय में बैठना नहीं बल्कि कार्यालय के वरांडे में बैठना शुरू किया। उस आधे घंटे के अंदर मिलने वालों की संख्या जितनी थी, उसके बाद कमरे में मिलने वालों की संख्या 1/4 रह गई। लेकिन हुआ ये, उस आधे घंटे के दौरान एक दिन एक महिला लगभग एक धोती साड़ी में और 4 छोटे बच्चों को लिए हुए, जिसे कह सकते हैं कि वो लगभग अर्धनग्न या अर्ध ढकी हुई अवस्था में थी। तो उसको जब मैंने देखा, पूछा उससे कि भाई क्या स्थिति है तुम्हारी, तब बातचीत करने पे न वो बोल पाई न कुछ कर पाई। लेकिन ये पता चला कि ये विधवा है, गांव जमीन इसके पास है नहीं,
घर से डिस्कार्डेड है। तो हमने अपने अधिकारी को बुला के कहा कि भाई इसका राशन कार्ड और विधवा पेंशन इसकी बना दी जाए अभी जी। ठीक ठीक है। प्रश्न ये उठा कि साहब 1 मिनट सर सुन लें बस जी, कि कैसे इसकी बना दी जाए, सब वेरिफिकेशन और ये होगा, सब कुछ होगा। हमने कहा हम आपने इसको कर दिया। वेरीफाई करते हैं राशन कार्ड के लिए, हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये विधवा है जी। एक ही महीने की गड़बड़ी होगी ना, इस 1 महीने में आप वेरीफाई कर लीजिए। ठीक। अगर गलत है काट दिया जाएगा, और अगर नहीं गलत है तो इतना बड़ा सरकार का यह अनर्थ नहीं हुआ जा रहा है ठीक तो बात। इसको नहीं होगा जी। उस दिन से जी। वो वेरिफिकेशन भी हो गया, सब कुछ हो ठीक, गया, बहुत अच्छा है। एक मैसेज भी गया। जी, बिल्कुल एक उमेश भाई, मैसेज भी आपने गया बड़ा इसका बड़ा कि दिल साहब को छूने आपको वाला अगर मिलना उदाहरण है तो दिया। आप कभी भी मिल सकते हैं। बिल्कुल मुझे प्रसन्नता हुई। तो- समय कम है, मैं राजेश राय के पास चलूंगा। राजेश जी, वही सवाल जो उमेश भाई से मैं पूछ रहा था, अधिकारी ये क्यों नहीं सोचते कि आपके कान में यही कह के दिखा देगा दूर खड़े आदमी को कि राजेश जी कैसे हैं आप, क्या कान में इतने में बेच लेगा। आपके कान तक वो आता क्यों है आदमी अधिकारियों के? राजेश राय। हाँ, ये व्यवस्था गलत है। और ये देखिए अमिताभ जी, अभी जैसा श्री अभिषेक मिश्रा जी कह रहे थे, हम लोग को इन चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जो जरूरत है, जिसके बारे में बार बार इंसिस्ट किया जाता है और वो नहीं हो पाती, और जिसका जिक्र मित्तल साहब ने भी किया, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे नेता हो, अगर वो एक्सेसिबल नहीं है पब्लिक से, कोई भी आदमी अगर उससे बेरोक टोक नहीं मिल सकता है। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग यहाँ दफ्तरों में वकील आते थे लोगों को लेकर के, और हम लोगों को ये बात मना करने में बड़ा जोर लगाना पड़ता था कि हम वकील की जरूरत नहीं है भाई, तुम अकेले आ जाओ, तुम्हारी दरखास्त लिखवा देंगे। लेकिन उसका भरोसा नहीं होता आदमी का, उसको ये इतना पक गया है वो, तो उसको ये भरोसा नहीं होता है कि जब तक हम किसी को बिचौलिए को, किसी दलाल को लेके नहीं जाएंगे तब तक शायद हमारी सुनी नहीं जाएगी। तो पहले तो उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, और वो तब तोड़ सकते हैं जब आप अंदर से नियत होगी लोगों की मदद करने के लिए। अगर वो नहीं है, आप अमिताभ जी ये बताइए, आप कहां से इस गठजोड़ को तोड़ देंगे जहां पर इलेक्शन में, यहां तो मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह में सस्ते इलेक्शन है, और साउथ में तो 50-50 करोड़ के इलेक्शन विधायक के होते हैं। जब यहाँ पे 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ का इलेक्शन होगा, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ का इलेक्शन होगा एमपी का और एमएलए का, तो आप क्या समझते हैं कि वो निकल करके जब आएगा तो वो क्या करेगा, कहां से क्या करेगा? वो क्या अपने जो 5 साल के कार्यकाल में जो मिलेगा उससे वो अपना फिर अगला इलेक्शन लड़ लेगा? तो आज की तारीख में तो 2-2 करोड़ में तो पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, 50-50 लाख में पंचायत अपना प्रधान जो है 20 वहां से शुरुआत। और दूसरा ये एक चीज और जो अभी मुझे अभिषेक जी ने कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आपके पास हो सकता है कि 90% लोग हो जो बहुत खराब है, बेईमान हो, गड़बड़ हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि धरती वीरों से खाली है। बिल्कुल, ये शासन का कार्य है, प्रशासन का कार्य है कि वो किसी भी सत्ता में रहा हो, किसी भी पार्टी में वो प्रिय रहा हो, लेकिन अगर जो ईमानदार और अच्छे और जो वेल मीनिंग कल्याण का भाव रखने वाले जो अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को प्रश्रय दे सरकार। पहले तो जो खराब है ठीक है राजेश जी, एक्शन ले। ठीक। अमिताभ जी के पास जा रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए। उसका फर्क पड़ेगा। माफी सर, प्लीज आपको रोक रहा हूं, वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा। अमिताभ जी प्लीज। देखिए, एक उत्तर प्रदेश के ही एक शहर से आया एक नौजवान दिल्ली में बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। उसकी एक ही कला थी। जो भी उस समय के बड़े लोग थे प्रशासन में या सरकार में, उनसे कान में भले ये पूछे कि भाई साहब मैं फलाना हूं, हैं, आपसे मिलने आना चाहता हूं, कोई समय दे दीजिए, लेकिन कान में 20 लोग बेहोश हो मिलते थे। वो कहते भैया की सेटिंग देख रहे हो, मतलब गजबे है, कान बतिया रहे हैं क्या? महादेव की फोटो भी बिकती है, महादेव की फोटो भी बिकती है, गंडा भी बिकता है, ताबीज भी बिकता है, माला भी बिकती है, बिकती है ना। काल भैरव का गंडा मंदिर से लाओ जरूरी नहीं, दुकान से खरीद लो, झोला भरो, दिल्ली में आके सबको बांट दो, को आपके लिए पूजा करा के लाया हूं क्या? वो तो गंडा पहनाने वाले की कला होती है, किसको कौन सा गंडा पहनाते। लेकिन दोष गंडा पहनने वालों का भी है। मैं आज एक सच्ची बात बताता हूं।
राम जन्मभूमि के आंदोलन के जब वो चरम पर पहुंचा और 6 दिसंबर की परिघटना घटी, उसके बाद मेरे पास एक प्रस्ताव आया कि आप फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ो लोकसभा का। उस दौर में मैंने कहा मैं कहां से चुनाव लड़ूं, मेरी तनख्वाह तो मेरे ख्याल से 5500 या कुछ थी, महीना कट नहीं रहा, चुनाव कहां लड़ूंगा। और उसके बाद से अब तक की जीवन यात्रा में 3 बार ऐसे अवसर आए कि आप चुनाव लड़िए, सीट आप तय कर लीजिए, और सारे राजनीतिक दल इस मामले में मेरे लिए उदार रहे। सबने ही कहा, मैंने कहा भाई लड़ूं कहां से, घर की किस्त देने के बाद, गाड़ी का ईएमआई देने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद, राशन पानी के बाद उतना बचता है क्या कि 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ कर लूं। एक बस्ता जो लगता है, अभिषेक बाबू जानते होंगे, जिसमें एजेंट अगले दिन मेज लगा के बैठता है आपके लिए, उसका 1 लाख का रेट हो गया। चुनाव की मतदान की पूर्व संध्या पर 1-1 लाख के पैकेट रख के लोग बैठते हैं, इतना ऊंचा चट्टा लगा के, और 10 मिनट में बढ़ जाता है। तब तो आदमी बस्ता लगा रहा, मैं कहां से लाऊं? यह प्रश्न सुचिता इसलिए भी नहीं आती। बिल्कुल, गंगा कानपुर में साफ नहीं हो सकती। गंगा साफ करनी है तो बनारस में नहीं होगी। गंगा सागर और गंगोत्री से गंगा सागर तक पूरे परिपथ में गंगा के 1700 का 1800 किलोमीटर के जब एक साथ सफाई होगी तो गंगा साफ होगी। यहां मुश्किल क्या है, हम लोग शो बिजनेस करते हैं। आज कानपुर में स्टीमर खड़ा कर दिया, कोई मशीन लगा दी, कल बनारस में, वो भी पैसा खाने के कार्यक्रम है। राजीव जी की समझ चल रहा, भगवान की दया से होता जाता कुछ नहीं। एक मुर्दा हटाया, कल 4 और पड़े गंगा में। हमसे तो एक शंकराचार्य ने कहा था कि गंगा सफाई के में पैसा बहाया जा रहा है। अब गंगा में पैसा बह रहा है, बच्चा बोले कूड़ा नहीं, क्या सच्ची बात थी। वही लोक जीवन की गंगा है। और जो बात राजेश राय कह रहे थे, अभिषेक जी और सब लोग कह रहे थे, उमेश भाई ने भी उस ओर इशारा किया। हमारा कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश बाद में बोला ऋषि ने, पहले बोला परित्राणाय साधुनाम। जो साधु है, जो सज्जन है, जो अच्छे लोग हैं, उनका संरक्षण। कोई व्यवस्था नहीं चल सकती जब तक आप चोर लुचक्कों को से उनकी रक्षा नहीं करेंगे जो सज्जन हैं। और यहां मैं शासन की भूमिका मानता हूं, पॉलिटिकल लीडरशिप की, किसी की सरकार हो। अशोक जी तो बड़े धार्मिक आदमी भी हैं, वो जानते हैं कि भारत में साधु मतलब बाबा नहीं, साधु मतलब अच्छे प्रवृत्ति वाले लोग, उनके संरक्षण का जिम्मा हमेशा शक्ति केंद्र के पास रहा है। फिर चाहे वो कृष्ण आए हो, चाहे परशुराम आए हो, चाहे राम आए हो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसीलिए ना कि भले लोग जिंदा रहें। भलों को जिंदा कमजोर आदमी नहीं रख सकता ना। मारीच, त्रिजटा, सुबाहु, इनसे कौन बचाएगा? हम और प्रमोद गोस्वामी तो नहीं बचा लेंगे भैया। उसके लिए मंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, कलेक्टर चाहिए, कप्तान चाहिए, और उनका संरक्षण फिर हो। क्योंकि ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं हमने, सारी बातें कहना भी उचित नहीं होता, लेकिन बड़ा विद्रूप चेहरा देखा है मित्र। इसलिए जब कोई मुझसे बहस में उलझता है कहता ना जी ऐसा नहीं, आप ऐसा मत बोलिए पॉलिटिकल लोगों के लिए और ब्यूरोक्रेट, तो मैं इतनी बात तो मानता हूं कि सब खराब नहीं, लेकिन ये मेरा दृढ़ मत है, बहुत सारे खराब हैं। मैं परसेंटेज में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे खराब हैं। मैंने इतने इतने निपट बेईमान लोग देखे। और
एक छोटी सी किस बात है जी। संकेत में कह के निकल जाऊंगा। एक भारत की राजनीति के एक सज्जन हैं, हमारे प्रदेश की राजनीति के एक चेहरे हैं, तो चुनाव के समय पैसा बांस में नापा जाता था। एक दौर वो था। बोले कितना बचा? बोले 1.5 बांस है अभी। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यानी फर्श से छत तक चट्टा लगा है। क्या एक चट्टा पूरा, एक आधा, तो 1.5 बांस है। ये खेती से आया है, मनरेगा से आया है, बैंक में क्लर्की करने से आया है, टीजीटी के मास्टर होने से आया है, 10,000 रुपया का मानदेय पाने वाले शिक्षा मित्र का दिया हुआ है। जब तक ये रहेगा, हम लोगों के तमाम मित्र हैं, पुलिस के अधिकारी, वो आप बताते हैं जिन्होंने एस्कॉर्ट की है गाड़ियां आप लोगों की, अभिषेक बाबू, क्या जिसमें करेंसी भरी थी, करेंसी, वो लोग हमको भी बताते हैं, प्रमोद जी को भी बताते हैं कि भाई जब रात में फोन आ गया क्या करें, निकलवाई फिर। क्या नोएडा में किस्सा नहीं हुआ था कि पंडित जी की गाड़ी है, कोडवर्ड, अभिषेक जी याद आ रहा है ना, उसमें करेंसी ही जाती थी। टाटा 407 में जिस देश में रुपया जाने लगे, वहां नटवरलाल नहीं होंगे तो कौन होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा के जरिए समझने की कोशिश, जालसाज किस तरीके से हर जगह फैले हुए हैं, ये बाहर भी हैं और तमाम ऐसी जगहों पर भी जहां से देश के लिए काम होता है, प्रदेश के लिए काम होता है, आम जनता के सरोकारों की बात होती है, वहां पर भी इन जालसाजों का मकड़जाल है। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।